Hello everyone, welcome back to my channel RS Text Gyan Hub. This side से रिंकी सिंघल and today's topic latest circulars. Friends, already 43rd GST काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए थे. आज उन्हीं से रेलिवेंट सर्कुलर्स को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप सर्कुलर देख पा रहे होंगे. आप साथ साथ समझते चलिए, मैं एक एक करके डिस्कस करती जाऊंगी. सबसे पहले हम सर्कुलर नंबर 149 देखने जा रहे हैं. 149 आपका 17 जून में इश्यू हुआ था और इसका सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ीज एंड स्कूल्स. यानी कि यदि आपकी फूड सप्लाई कर रहे हैं आप आंगनवाड़ी में या स्कूल में, तो आपके ऊपर जीएसटी लगेगा या फिर नहीं लगेगा. इसके लिए कौन सा रेलिवेंट नोटिफिकेशन है? रेलिवेंट नोटिफिकेशन है आपका नोटिफिकेशन नंबर 12/2070. उसका एंट्री नंबर 66 क्लोज बी सब क्लोज 2. तो ये क्या कहता है? एंट्री नंबर 66 ये कहता है एनी कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. कि कोई भी कैटरिंग की जो सर्विस है जो प्रोवाइड की जा रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो वो एग्जेम्प्ट होगी. आगे देखते हैं. द एंट्री फर्दर मेंशन दैट सच एग्जेम्प्ट सर्विसेज इंक्लूड मिड डे मील सर्विसेज. आगे ये बता रहे हैं कि इस जो कैटरिंग सर्विसेज में उसमें इंक्लूड है, मिड डे मील भी इंक्लूड है. ठीक है. द स्कोप ऑफ दिस एंट्री इज दस वाइड इनफ टू कवर एनी सर्विंग ऑफ एनी फूड टू ए स्कूल इंक्लूडिंग प्री स्कूल. आगे इन्होंने क्या कहा? इसके स्कोप को वाइड करते हुए इन्होंने बताया कि कोई भी सर्विसेज, एनी सर्विसेज ऑफ एनी फूड, खाने की एनी सर्विसेज एनी फूड, किसको? टू ए स्कूल और प्री स्कूल. Further, an Anganwadi inter alia provides preschool non-formal education. आंगनवाड़ी को भी इन्होंने क्या बताया कि वो भी क्या? प्री स्कूल है. इसीलिए hence आंगनवाड़ी is covered by the definition of educational institution. तो इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आंगनवाड़ी भी एज ए प्री स्कूल की तरह कवर्ड हो जाती है. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एंट्री नंबर 66 के अकॉर्डिंग कोई भी कैटरिंग की जो सर्विस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो भी हम देंगे कैटरिंग की सर्विस, वो एग्जेम्प्ट होगी. फिर आगे इन्होंने कहा है कि कैटरिंग सर्विसेज में मिड डे मील भी इंक्लूड होगा, प्लस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्कूल प्री स्कूल भी इंक्लूड होंगे. प्लस आंगनवाड़ी को इन्होंने कहा है कि वो एज ए प्री स्कूल की तरह मानी जाएगी और आंगनवाड़ी कवर्ड हो जाएगी किसकी डेफिनेशन में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. तो इस तरह से ये कवर जब हो जाएगी तो क्या होगा? इसकी सर्विस एग्जेम्प्ट होगी. अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं. अकॉर्डिंगली एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इट इज क्लैरिफाइड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन by way of servicing of food, catering including midday meals is exempt from levy of GST irrespective of its funding. यानी कि इसके फंड को भी इग्नोर करो कि जरूरी नहीं है वो गवर्नमेंट ने दिया या कॉर्पोरेट डोनेशन है, कोई भी वटएवर, तो वो कहीं से भी होगा तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. राइट. आई होप यह सर्कुलर आपको क्लियर हो गया होगा. वैसे तो खुद में ही बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज इन्होंने यूज कर रखी है और अब आपको और भी आसानी से क्लियर हो गया होगा. तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरे सर्कुलर पर चलते हैं. सर्कुलर नंबर 150. अब सर्कुलर नंबर 150 हमारा किसके रिगार्डिंग है? सर्कुलर नंबर 150 है. तो हम नेक्स्ट सर्कुलर देखने जा रहे हैं. सर्कुलर नंबर 150. ये 150 सर्कुलर नंबर है हमारा. ये भी 17 जून में आया है. इनका सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वेयर कंसिडरेशन आर रिसीव्ड इन डेफर्ड पेमेंट एन्युटी. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा यदि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोड का जहां पर कंसिडरेशन हमें रिसीव्ड हो रहा है डेफर्ड पेमेंट में, मतलब इकट्ठी पेमेंट नहीं मिल रही है, आपको एन्युटी बेसिस मिल रही है. तो ऐसे में जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, अब इसी को समझने के लिए देख रहे हैं. सबसे पहले क्या क्लैरिफिकेशन दी है? सबसे पहले इन्होंने बताया कि जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा उन सर्विसेज पे जो फॉल करेंगी 9967 में. अच्छा ठीक है, तो वो कौन सी सर्विसेज है? बाय वे ऑफ एक्सेस टू ए रोड और ए ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी. यदि आपको एक्सेस मिल जाता है किसी रोड का या ब्रिज का ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी, एन्युटी की पेमेंट करने के बाद. अब ये एग्जेम्प्ट किसके अकॉर्डिंग है? एंट्री नंबर 23A ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 12. ठीक है. इसके साथ ही इन्होंने कहा है
9967 जो हमने ये बताया जिसमें सर्विसेज बताई थी, इस सर्विस के साथ साथ और भी सर्विसेज कवर करता है, लाइक सपोर्टिंग सर्विसेज इन द ट्रांसपोर्ट अंडर विच कोड 996742 covers operation services of national highway, state highways, expressway, road and streets, bridge and tunnel operation services, ये भी इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है एंट्री नंबर 23rd of the said notification exempt services by way of access to a road or a bridge on payment of toll tax। तो देखिए फ्रेंड्स, 23A ने तो बोला था कि बाय वे ऑफ एक्सेस टू ए रोड और ए ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी एग्जम्प्ट है। 23rd ने बोला है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू ए रोड और ए ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल। इकट्ठा पढ़ें तो access to road or bridge whether the consideration are in the form of टोल और एन्युटी, मतलब टोल के बेस पे मिले एक्सेस या एन्युटी से मिले, वो दोनों ही क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फॉल अंडर हेडिंग 9954। तो जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोड का, तो वो सर्विस किस में फॉल करेंगी, 9954 में। दिस हेडिंग इंटर एलिया कवर्स जनरल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफ हाईवे, स्ट्रीट्स, रोड, रेलवे, एयरफील्ड, रनवेज, ब्रिज एंड टनल्स, राइट। Consideration for construction of road services may be paid partially upfront and partially in deferred annual payment and may be called annuities. Said entry 23rd A does not apply to the services falling under heading 9954. It specifically cover heading 9967 only. Therefore, plain reading of entry 23rd A make it clear that it does not cover construction of road services even if deferred payment is made by way of installment. राइट, तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट नहीं हो गया। समझ आ गया आपको, आई होप आया होगा। देखिए 23rd A में तो इन्होंने 23rd या 23 दोनों को इकट्ठा हमने कंबाइंड पढ़ा था, तो हमें पता चल गया था कि हमें रोड या ब्रिज का एक्सेस जो मिल रहा है, तो या चाहे हम टोल पे करके या फिर एन्युटी पे करके, कुछ भी पे करके एन्युटी या टोल में से हमें एक्सेस मिल रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है। और ये किस में कवर कर रही थी, सर्विस 9967 में, और 9967 को राइट। अब जो ये जनरल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की, वो 9954 में फॉल करेंगी, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, इससे इसमें एग्जम्प्ट नहीं होगा। प्लस भले ही इसमें यदि ये डेफर्ड पेमेंट भी ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस भी ले रहे हैं, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी हेडिंग में फॉल करेगा, राइट। तो 9954 23A के अंदर स्पेसिफिकली कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, केवल यहाँ पे 9967 की सर्विसेज को ही एग्जाम्पशन दी जाएगी, बाकी टैक्सेबल होंगी। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड सर्कुलर पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट सर्कुलर है 151। ये किसके रिगार्डिंग है, ये आपका है जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड सच एज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस। तो देखिए इसमें क्या बताया। सबसे पहले इन्होंने कहा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस प्रोवाइड्स सर्विसेज ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर एडमिशन टू कोर्सेज। ठीक है, तो एनबी क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू कोर्सेज इंक्लूडिंग डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड एंड फेलो ऑफ नेशनल बोर्ड, प्रिस्क्राइब कोर्सेज एंड करिकुला फॉर पीजी मेडिकल स्टडीज, होल्ड एग्जामिनेशंस एंड ग्रांट डिग्रीज, डिप्लोमाज एंड अदर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। ये सारे काम इन्होंने बता दिए। फिर ये बता रहे हैं कि इट कैरीज आउट ऑल फंक्शंस as all normally carried out by the central or state educational board and is thus a central education board। तो यहाँ पे पहले इन्होंने एनबीई के सब काम बता दिए, क्या क्या उनके फंक्शंस है। फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो भी फंक्शंस कर रहे हैं वो किसके बराबर है, सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड के। यानी कि जो फंक्शन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड करती हैं वही काम ये भी कर रहे हैं, इसीलिए ये भी क्या है, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड है। ठीक है, अब इनको कंपैरिजन बता दिया। अब आगे नोटिफिकेशन नंबर 12 के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया है वो देखते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स आर ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द लिमिटेड पर्पस।
for providing services by way of conduct of exams to the students। तो नोटिफिकेशन 12 में क्या लिखा कि सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता है फॉर द लिमिटेड पर्पस के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट माना जाता है। कब? यदि वो क्या प्रोवाइड करें? सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, यदि एग्जामिनेशन से कंडक्ट से रिलेटेड वो सर्विसेज दे रहे हैं तो वो क्या मानी जाएंगी? आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये कहा है इन्होंने सेंट्रल और गवर्नमेंट के, सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड के। अब ऊपर इन्होंने बोल ही दिया था कि एनबीई किसके इक्वल है? सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड के। तो जो अब इनके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा वो भी उसके ऊपर होना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Therefore, NBE is an educational institution insofar as it provides services by way of conduct of examination, including any entrance examination to the students. Right? यही बोला था। ये क्लियर हो गया इतना। अब इसी नोटिफिकेशन की 66 नंबर में क्या बताया गया है वो देखते हैं। Services provided by an educational institution to its student, faculty and staff। और डबल ए में बताया गया है बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। तो यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन के 66 नंबर में इन्होंने कहा है कि ये सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो दो सर्विस मैंने अभी बताई हैं, ये दोनों भी एग्जेम्प्ट होंगी। किसकी? यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे रही होगी। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या तो अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी या स्टाफ को कोई सर्विस दे रही है या फिर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रही है, भले ही वो उसमें एंट्रेंस फीस भी ले रही हो तो भी एग्जाम्प्ट रहेगी। ये दो चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब सिमिलरली सर्विसेज, अब ये जब सर्विस दे रही होंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो उनको कुछ सर्विस की जरूरत भी पड़ रही होगी इन सर्विस देने के लिए, दैट इज कॉल्ड इनपुट सर्विस। उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिमिलरली सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जब अदर पार्टी इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड कर रही होंगी तो वो भी क्या होंगी? एग्जेम्प्ट होंगी। किसके अंदर? इसी नोटिफिकेशन के अंदर। तो अब हमारी तीन चीजें हुई हैं। पहले में हमने कहा है एनएससी सेंट्रल और स्टेट बोर्ड के इक्वल होगा। फिर इन्होंने बताया कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाएगा यदि वो एग्जाम कंडक्ट करा रही होंगी। तब इन्होंने फिर नेक्स्ट इन्होंने आगे बता दिया कि नोटिफिकेशन नंबर 12 के अंदर ये दो सर्विस, यदि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये सर्विस प्रोवाइड कराएं तो वो एग्जेम्प्टेड होंगी, वो हमें पता लग गया। फिर इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 12 में ही बताया कि यदि इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विस दे वो ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अब हम पहुंचेंगे कंक्लूजन पे। अब क्या कंक्लूजन निकल के आया? जीएसटी इज एग्जेम्प्ट ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स इंक्लूडिंग द बोर्ड सच एज एनबीई, क्योंकि एनबीई इसके इक्वल है। तो जब सेंट्रल और स्टेट बोर्ड एग्जेम्प्ट हो गए तो एनबीई भी एग्जेम्प्ट हो गया, राइट? by way of conduct of examination for the students including conduct of entrance examinations for admission to the educational institution। ठीक है, क्लियर? Therefore, GST shall not apply to any fee or any amount charged by such boards for conduct of such examination, including entrance examination। यही पढ़ा हमने ऊपर, वही इन्होंने कंक्लूड करके बता दिया है कि अब इन पे, क्योंकि ये सर्विस क्या है? एग्जेम्प्ट है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बता रहे हैं जीएसटी इज आल्सो एग्जेम्प्ट ऑन इनपुट सर्विसेज। ये भी हमने पढ़ा है कि यदि इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विसेज मिल रही होगी तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब वो कौन सी सर्विसेज होंगी? सच एज ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विस, रिजल्ट पब्लिकेशन, प्रिंटिंग ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड एंड क्वेश्चंस पेपर एटसेट्रा, ये सब भी क्या होंगी? एग्जेम्प्ट होगी। और यदि इन सर्विसेज के अलावा कोई सर्विस होंगी तो क्या लगेगा? 18% का टैक्स लगेगा। जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% अप्लाइज टू अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच बोर्ड्स, यानी कि एनएससी बोर्ड्स, नेमली ऑफ प्रोवाइडिंग accreditations to the institution or to a professional। मतलब इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज होंगी उस पर 18% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम सर्कुलर नंबर 152 देखने जा रहे हैं। 152 में क्या क्लैरिफिकेशन है? रिगार्डिंग रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए
government entity in relation to the construction such as of a ropeway on turnkey basis। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यदि रोपवे का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यदि हम सर्विस दे रहे हैं गवर्नमेंट एंटिटी को तो उस पर टैक्स रेट क्या होगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 11 को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। वहां पर क्या 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 बोला गया है, वहां पर मेंशन है कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट which is provided to the central government, state government, union territory, local authority, governmental authority, government entity by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्ट्रेशन। तो उन्होंने कहा है कि कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विच इज प्रोवाइडेड, किसको प्रोवाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को या लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी को। अब क्या सर्विस प्रोवाइड की है, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्ट्रेशन। अब ये किसके लिए प्रोवाइड की गई है, ए सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क मीन्स प्रीडोमिनेंटली फॉर यूज अदर देन फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि प्रोवाइड तो इन सब गवर्नमेंट्स को की गई है और ये सब सर्विसेज दी गई है किसके रिगार्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। और सिविल स्ट्रक्चर के साथ साथ इन्होंने बता दिया कि ये अदर देन बिजनेस प्रोफेशन, अदर देन फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, अब आगे द सेड एंट्री नंबर 3 सब एंट्री 6 डज नॉट अप्लाई टू एनी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दैट इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। यानी कि फिर ये एंट्री है जो, तो ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ऐसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे जो कि किस पर्पज के लिए है, कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। राइट, आगे further civil constructions such as ropeway for tourism development shall not be covered by the said entry 3 sub entry 6 not being a structure that is meant predominantly for the purpose other than business। तो यहाँ पे साफ साफ कहा है कि प्राइमा फेज भी आप देख लो तो इसको लिख रहा है कि बिजनेस प्रोफेशन के लिए ही है, अदर देन बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं है। तो यानी कि बिजनेस प्रोफेशन के लिए ही है। राइट, द said नोटिफिकेशन नंबर 11 said notification structure like ropeway are not covered by these entries। कौन सी entries, entry number 3 sub entry 4 and sub entry 5th। Therefore works contract services provided by way of construction such as of ropeway shall fall under entry number 311 of the notification 11। यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 11 के अकॉर्डिंग केवल उन्हीं सर्विसेज को एग्जम्पशन दी गई है जो कि अदर देन बिजनेस पर्पज हो। तो यहाँ पे आपका रोपवे का कंस्ट्रक्शन था तो इन्होंने कहा है कि वो इस एंट्री के अंदर नहीं फॉल करते, वो एंट्री नंबर 3 के सब एंट्री 11 के अंदर फॉल करेंगे और उस पर जीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सर्कुलर नंबर 153 देखने जा रहे हैं। 153 किसके रिगार्डिंग है, जीएसटी ऑन मिलिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर और पैडी इनटू राइस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर पीडीएस। अब देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 12 में इन्होंने कहा कि कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यदि गुड्स और सप्लाई की कंपोजिट सप्लाई कर रहे हो तो यदि गुड्स का वैल्यू टोटल वैल्यू का 25% से कम है और सप्लाई किसको जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, इन रिलेशन टू एनी फंक्शन, ऐसे फंक्शन से रिलेटेड विच इज एंट्रस्टेड टू ए पंचायत, जो एक पंचायत को सौंपे गए हैं किसके अंदर, अंडर आर्टिकल नंबर 243 जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर रिलेशन टू एनी फंक्शन, ऐसे फंक्शन के रिलेटेड विच इज एंट्रस्टेड टू ए म्युनिसिपलिटी, जो म्युनिसिपलिटी को सौंपे गए हैं अंडर आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा यदि कंपोजिट सप्लाई की पहली कंडीशन तो क्या है कि गुड्स की वैल्यू 25% से कम हो टोटल वैल्यू के, प्लस इनमें से किसी को सौंपे गए हो, किस काम के लिए, जो कि पंचायत या म्युनिसिपलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सौंपे गए हैं। ठीक है,
फिर आगे इन्होंने कहा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली फिगर एट द एंट्री 28 ऑफ द 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल की 28 नंबर की एंट्री में साफ साफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मेंशन किया गया है। ठीक है, और हम डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात कर रहे हैं व्हीट एंड और राइस पैडी की, तो वही इसमें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन तो हो गया। हैंस सेड एंट्री नंबर 3A वुड अप्लाई टू कंपोजिट सप्लाई। तो अब इन्होंने कहा इसलिए सेड एंट्री, कौन सी एंट्री? 3A एंट्री कौन सी? ये जो हमने ऊपर पढ़ी थी नोटिफिकेशन नंबर 12 की। तो इसलिए नोटिफिकेशन नंबर 12 में जो ये कंडीशंस दी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग पैडी और राइस एग्जेम्प्ट हो जाएगा सब्जेक्ट टू यदि गुड्स की वैल्यू लेस देन 25% होगी, या यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन यदि 25% नहीं होगी तो जीएसटी रेट कितना लग जाएगा? 5%। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कहा इफ सच कंपोजिट सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, यदि ये रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएंगी बीइंग ए जॉब वर्कर सर्विसेज, देन तब क्या होगा? तब भी क्या लगेगा? 5% लगेगा। और यदि कुछ जैसे चीजेस जिनका कटता है उनका रजिस्ट्रेशन है तो भी ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा और ये 5% उनका जीएसटी लगेगा उन पर भी। आई होप ये वाला सर्कुलर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट सर्कुलर पे जा रहे हैं 154 पे, आई थिंक, हाँ 154 सर्कुलर पे आ गए हम। ये क्या है? जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू देयर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय वे ऑफ गारंटी लोन टेकन बाय देम। यदि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने कुछ लोन लिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या बाय वे ऑफ लोन, उनको लोन की गारंटी देती है, तो वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है वो देखने के लिए। इसके लिए तो साफ साफ एंट्री नंबर 34A में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि ये एग्जेम्प्टेड होती है, तो यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन देने की ऐसी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा लास्ट 155, ये किसके रिगार्डिंग है? जीएसटी रेट ऑन द लेटरल्स ऑब्लिक पार्ट्स ऑफ द स्प्रिंकलर्स और ड्रिप्स, की ड्रिप्स के पार्ट्स या फिर लेटरल्स है उनका जीएसटी रेट क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है 8424, यदि हेडिंग ये है, इसके अंदर लिखा है स्प्रिंकलर्स ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंक्लूडिंग लेटरल्स मैकेनिकल स्प्रेयर्स, तो जीएसटी रेट 6%, यानी कि जीएसटी दिखा रही हूँ मैं, तो एसजीएसटी में भी 6% यानी कि 12% का रेट दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं क्लैरिफाई क्या किया है। द मैटर इज एग्जामिन्ड, द इंटेंशन ऑफ दिस एंट्री हैज बीन टू कवर लेटरल पाइप्स टू बी यूज्ड solely with the sprinklers drip irrigation system, यानी कि यदि ये जो लेटरल जो पार्ट्स है वो स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन के साथ ही यूज होंगे तो 12% लगेंगे, और यदि इसके साथ नहीं यूज होंगे, इस हेडिंग में नहीं फॉल करे, तो जिस हेडिंग में फॉल कर रहे हैं वो उसी के रेट साथ उसके अकॉर्डिंग उसका रेट करेगा। तो कहीं भी यदि हम स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन के साथ यूज करेंगे लेटरल्स और पार्ट्स को तो 12% लगेगा, और इसके अलावा जिसके साथ यूज करेंगे या जिस भी हेडिंग में ये फॉल करेंगे अदर देन 8424 तो उसी के अकॉर्डिंग वही रेट उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सर्कुलर्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट होगा तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।